रचयिता साहित्योत्सव के आज के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जिसका विषय है हिंदी साहित्य की विविधता और वंचित वर्गों की रचनात्मकता। इस सत्र के वक्तागण हैं प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी और प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी। इस सत्र का संचालन करेंगे लोक कुमार जी। आप सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। सर बैठ तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। हालांकि आप सभी हमारे वक्तागणों से परिचित हैं, फिर भी मैं उनका एक औपचारिक परिचय देना चाहूँगी। प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने हाल ही में विभागाध्यक्ष के रूप में अपने 3 साल पूरे किए हैं। आप साहित्य जगत के प्रसिद्ध विचारक चिंतक और आलोचक हैं। लेखक के रूप में आपने साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी से समाज को दिशा दिखाई है। आपकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर पाठकों के बीच में खासी लोकप्रिय रही है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद माई चाइल्डहुड ऑन माई शोल्डर्स ऑक्सफोर्ड प्रेस से प्रकाशित हो चुका है। इसका अनुवाद अनेक देशी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। यह विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों में भी पढ़ाई जा रही है। इसी के साथ आपके 5 कहानी संग्रह और 5 कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। आपके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख निरंतर छपते रहे। आपके शोध प्रबंध हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव के लिए आपको लिम्का बुक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड, सुब्रमण्यम भारती अवार्ड, नेशनल अंबेडकर अवार्ड आदि हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे वक्ता प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप हिंदी साहित्य जगत के गंभीर अध्येता हैं। आपकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और JNU दिल्ली से हुई है। आपके विभिन्न विषयों पर दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें भारतीय दलित साहित्य, आंदोलन और चिंतन, किसान आंदोलन और दलित कविता आदि हैं। हाल ही में आपकी पुस्तक दलित साहित्य एक अंतर यात्रा भी प्रकाशित हुई है। इसके साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप दोनों अतिथियों का रचयिता साहित्योत्सव में हार्दिक स्वागत है। प्रोफेसर शिवराज सर का स्वागत करने के लिए मैं अक्षय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। वो आए और सर का स्वागत करें। अक्षय आए और सबका स्वागत करें। तालियों के साथ सबका स्वागत करें। डन प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी सबका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर नेहा को आमंत्रित करती हूँ। वो आए और सबको सम्मानित करें। संचालक लोक कुमार जी का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर विमलेश को आमंत्रित करना चाहूँगी। वो आए और सबका लोक कुमार का स्वागत करें।
लोक कुमार जी आप मेरी आवाज़ सभी को आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए। रचयिता की तरफ से मैं प्रोफेसर बजरंग तिवारी सर का, प्रोफेसर शिवराज सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमें मौका देते हैं बातचीत करता है। आपको पता है कि वर्तमान जो सेशन चल रहा है इसका जो विषय है हिंदी साहित्य की विविधता और वंचित वर्गों की रचनात्मकता रखा गया है। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानकारी हम सभी को कुछ ना कुछ है, हम सभी इस पर लगातार पढ़ते रहते हैं। हम सभी की सहमतियाँ असहमतियाँ, पूर्वाग्रह कह लीजिए, आग्रह कह लीजिए, सभी बराबर हैं और ये उन विषयों में से है जो सर्वाधिक चर्चित है इस समय और इसमें हम सब पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और प्रोफेसर विजेंद्र सर ने जैसा कि जिक्र किया था अभी पिछले सत्र में कि हम धीरे धीरे मनुष्य होते हैं, धीरे धीरे हम समझते हैं चीज़ों को और बेहतर होते हैं। तो ये बहुत चर्चित विषय है, इस पर हम एक सार्थक बातचीत के साथ आगे बढ़ेंगे। वंचित वर्ग का साहित्य में सामान्यतः हम स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या और भी जो विमर्श इस दौरान चल रहे हैं उन सबको शामिल कर लेते हैं। और ये सामान्य समझ है तमाम विवादों के बावजूद कि वंचित वर्ग के साहित्य ने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से साहित्य को बहुत जीवंत बनाया है। जो कपोल कल्पनाएं साहित्य में कई बार प्रचलित रही उनको नकारा है और यथार्थ के कई ऐसे आयाम उभार कर रखे हैं जो इससे पहले साहित्य जगत को ज्ञात नहीं थे या जिन पर चर्चाएं नहीं होती थी। और ये वंचित वर्ग के साहित्य की या दलित साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल सर इस तरह से है कि वंचित वर्ग के साहित्य ने साहित्य का एक तरह से लोकतांत्रिकरण किया है। लेकिन सवाल ये है कि ये सहमति तो सभी के बीच है, सवाल है कि वो लोकतांत्रिकरण असल में किन परतों के आधार पर हुआ है, उसकी कितनी परतें हैं। क्या 2 पीढ़ी पहले का वंचित वर्ग का साहित्य ठीक वैसा ही है जैसा आज का है? तो उस लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया कैसी रही, क्या चुनौतियाँ रही और उनकी कैसी परतें हैं सर, इस संबंध में आपसे बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्नता ये हो रही है कि इस आयोजन में हमारे अधिकांश शोधार्थी हैं, हमारे उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विश्वविद्यालय के MA, MPhil, PhD के छात्र हैं। तो खुशी इस बात की है कि ये हमारी एक उम्मीद भी है, नई पीढ़ी है जो साहित्य को आगे ले जाएगी, साहित्य पर आगे बात करेगी, नई नई रिसर्च करेंगे। तो आप सबके बीच आकर और इन प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो सबसे पहले तो मैं रचयिता का आभार व्यक्त करता हूँ और उसके बाद जो लोक कुमार जी ने जो सवाल रखा है, ये जो वंचित वर्गों का लेखन है, साहित्य है और इसके आने से साहित्य में लोकतांत्रिकरण हो रहा है, क्या स्थिति है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि लोकतांत्रिकरण साहित्य का हो गया है, लेकिन ये कहूँगा कि क्योंकि जब विविधता की बात है और जब विविधता आगे बढ़ती है तो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती है। यानी जो अनुभवों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, रचना और अनुभवों के साथ साथ जो साहित्य के अभ्यास की भी जो गुंजाइश बढ़ती जा रही है। विविधता हमारी साहित्यिक डेमोक्रेसी का मूल आधार कह सकते हैं। इसमें आप परस्पर विरोधाभास भी हो सकता है। कोई एक प्रकार का साहित्य दूसरे प्रकार के साहित्य से अलग भी हो सकता है। और ये जो विविधता है, बहुरंगता है, यही हमारी साहित्य की खूबसूरती है। जैसे कि हम अपनी डेमोक्रेसी में विभिन्न विचारों की खूबसूरती महसूस करते हैं। तो इस दृष्टि से ये उपलब्धि है हमारे पिछले 2-3-4 दशकों की, क्योंकि उससे पहले
अस्मिता विमर्श की बात नहीं होती थी, दलित विमर्श की बात कहीं कहीं कोने में उठती थी, लेकिन एक सामूहिक तौर पर, और आप कहेंगे जिसे तथाकथित मुख्य धारा कहते हैं, उसमें इसको स्थान मिलना और उसके बीच चाहे हाशिए पर ही सही लेकिन उसका हिस्सा बन जाना, ये एक उपलब्धि है। और ये जो विविधता है साहित्य की, उसमें ये एक बड़ी चीज जुड़ती है। ये इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि हम जब एक तरफा जीवन जान पाते हैं लेखक के तौर पर, तो हम लिखते भी एक तरफा ही, और जब हम विविधता को समझते हैं, यानी जो समाज की विविधता है, जीवन की विविधता है, संस्कृति की विविधता है, वो विविधता अगर हम समझते हैं तो फिर वो साहित्य में भी रिफ्लेक्ट होती है, उसमें भी वो अभिव्यक्त होती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अभी का दौर इस प्रक्रिया की तेजी का दौर है, और कई चीजें इसने हासिल की हैं। जैसे नए विमर्शों में आप देखिए कि थर्ड जेंडर की कोई बात नहीं करता, लेकिन आज स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये बहसें चल रही हैं कि इनको स्थान मिले, यहाँ तक कि समलैंगिकता और लिविंग रिलेशन वाले जो मसले थे वो भी साहित्य का हिस्सा बने। तो जीवन की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार ये मूल में आया है, तो फिर इस साहित्य में भी ये चीज़ें अपना स्थान हासिल करने लगी। और उसी तरह से दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, ये सारे जो विमर्श आए हैं ये, और इसमें जैसा कि हमारा आज का विषय है कि इनकी रचनात्मकता, वंचितों की रचनात्मकता, यानी वो तमाम लोग जिन्हें मौका नहीं मिला अपनी बात कहने का, या उन्होंने कहा तो वो बात उन्हीं तक सीमित रही। आज एक और दुनियावी एक मौका ये है कि अब तकनीक ऐसी हो गई है कि आज आप अपने घर बैठकर भी अपनी बात सार्वजनिक कर सकते हैं, ऐसी तकनीक है। तो जमाना ये था कि आपको छपने नहीं देंगे तो आपकी बात नहीं होगी, आपको लिखने को मना करेंगे तो आपकी बात नहीं। आज कोई मना नहीं करता हो तो आप अपने घर पर बैठ के अपनी पूरी किताब जारी कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये विविधता के अनुकूल है, और इस माहौल में मैं ये समझता हूँ कि हमको इसका स्वागत करना चाहिए। बाकी बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी सर लोकतंत्र की प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं सर, आपके शब्दों में? शुक्रिया डॉक्टर मार्टी। रचयिता समूह का, उनके सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। जुड़ा रहा हूँ इससे पहले ही, जब ये शुरुआत की तो पीयूष उत्तम, तो पीयूष जी से बात होती रही। उनके पास विजन है, उनके पास एक समझदारी है। अभी जो कह रहे थे प्रोफेसर बेचैन जी, मैं उसी बात में जोड़ूंगा। ये जो वर्ष है 2023, वो आधी शताब्दी बीत चुकी है दलित पैंथर की। 1973 में उसका घोषणा पत्र जारी हुआ, 50 साल पूरे हुए हैं। एक विस्फोट हुआ था साहित्य में, भारतीय साहित्य। जब वंचित वर्गों की रचनात्मकता हम कहते हैं तो वो एक महाविस्फोट के रूप में सामने आया। तभी वो आवाज़ लोगों की कानों तक पहुँची। कान बड़े सेलेक्टिव होते हैं, जातिवादी कान सब कुछ नहीं सुनते, जातिवादी आंखें सब कुछ नहीं देखती। रचनात्मकता होती है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई देने के लिए जैसा भगत सिंह और उनके साथियों ने किया था, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, लेकिन सदन में इतनी तेजी से आवाज़ करना है कि सबका ध्यान जाए कि हाँ कुछ हुआ तो है। बम फेंका गया था सरबली में,
उसी तरह से दलित पैंथर आया है। 10 साल की कविताएं देखिए, आपको भाषा की बहुत सारी मर्यादाएं टूटती हुई दिखाई दी। जो पूरी टीम है पैंथर की, उनकी आवाज देखिए, इतनी ओजस्वी आवाज है। वो साहित्य के डेमोक्रेटाइजेशन की बड़ी बड़ी शानदार शुरुआत। ऐसी शुरुआतों को आगे जाना था। आगे कहीं इससे लगता था कि पूरा भारतीय समाज तैयार बैठा है कि कोई तो पहल करे इस तरह की, और वो पहल हुई। जमीन बना करके दे दी थी फुले ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने। फुले की चिंता में स्त्रियां थी, किसान थे, मजदूर थे, दलित थे। दलितों में भी जो दलित हैं वो दो का नाम वो लेते थे, शूद्र और अशूद्र। शूद्र में वो मान को पहले रखते थे, मान को बाद में रखते थे, जाति का नाम दिया जाए। तो वो एक बड़ा कैनवास था महात्मा ज्योतिराव फुले का। एक पेंटिंग उन्होंने की थी, एक खरोंच लगाई थी उस तस्तरीभूत दिमाग पर। फुले ने बहुत खेला, दोनों लोगों ने, पत्नी दोनों ने बहुत खेला, लेकिन जो उन्होंने पहल ली वो ऐतिहासिक थी। और उसके बाद उनको अपना गुरु मानने वाले, जो कि निकटतम गुरु डॉक्टर अम्बेडकर आए, और अम्बेडकर ने जो वैचारिक की बुनियाद डाली, गहरी तो थी, और उस पर एक भवन जो बनना शुरू हुआ। लंबे समय तक लेटेन जी ने तो शोध ही किया है। उनका जो पत्रकार रूप है, जिसमें वो गाँव थे, जिसमें वो चौपाल पहुँचे हैं, एक दिन पढ़ता था साक्षरता की अभी जो स्थिति है। हालांकि अभी तो उल्टी हवा बह रही है, पता नहीं साक्षरता दूसरा ना है, लेकिन अभी की जो स्थिति है, उस समय तो बहुत 1915 में, 20 में, 25 में, 30 में एक व्यक्ति पढ़ता था एक गांव में, और गांव के सभी दलित उसको सुनते थे। इस तरह से उस विचार का, उस रचनात्मकता का, और जो जनता है, नायक है, वैश्विक भारत है, जो भी निकाला, जो भी पत्रिकाएं निकाली बाबा साहब ने, उसमें जो विचार तो होते ही थे, लेकिन देश भर में किसी भी कोने में मीडिया में वो उसकी रिपोर्टिंग हुई है नहीं हुई है, लेकिन जो हिंसा की घटनाएं होती थी वो प्रमुखता से अपने यहाँ रखा छपा करता, एक दूसरे से एक असल में संबद्ध तरीके से जब चीजें जाती हैं समाज में, तो कोई परिप्रेक्ष्य नहीं बनता। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा काम किया, परिप्रेक्ष्य दे दिया, पर्सपेक्टिव दे दिया कि कोई हिंसा की घटना घटती है तो उसको आप उस विचार सरणी में एक सिस्टम ऑफ थॉट में रख करके देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद में जो साहित्य में आक्रोश बनता है, जिससे साहित्य का तो तब्दीलीकरण होता है और मतलब गहरे में जाकर के होता है, वो उस विरासत को पैंथर ने समझा और पैंथर उसको आगे लेकर गया। हर भाषा में एक परंपरा पहले चली आ रही थी, लेकिन पैंथर की शुरुआत में, पैंथर की पहल ने सबका तेवर बदल दिया। सब में एक कॉमननेस, एक साझापन दिखाई पड़ने लगा। तेलुगु का जो है, कन्नड़ का जो दलित साहित्य है, जो मलयालम का है, जो हिंदी का है, सबकी अपनी परंपराएं, लेकिन फुले अम्बेडकर की पहचान की और पैंथर के आगमन ने
उसमें उस एक से पन को, उस 60 पन को एक पन करना ठीक नहीं है, वो थोड़ा नकारात्मक हो जाता है। उस 60 पन को मजबूत आधार दे दिया, क्योंकि ये व्यवस्था जो ठगने की, जो छलने की व्यवस्था है, ये अखिल भारतीय आंदोलन को भी अखिल भारतीय होना था, लोकतंत्रीकरण को भी अखिल भारतीय होना था, और इस तरह से अखिल भारतीय हुआ। तो दो चीजें मैं यहाँ पर अभी शुरू में करना चाहता हूँ। एक तो यह कि जो एक रचनात्मकता का मुकम्मल इतिहास है, उस इतिहास की बहुत सारी कड़ियाँ टूटी हुई, बहुत सारी कड़ियाँ उसकी अभी तक हमारे लिए अज्ञात है। वो एक चुनौती, उन कड़ियों को कैसे जोड़ा जाए। और दूसरी चीज यह है कि रचनात्मकता के जो हमें बने बनाए टूल्स दिए गए, जो टूल्स हमको मिले, बने बनाए गए की बात है, उन टूल्स को, उन कसौटियों को, उन निकषों को जांचने की जरूरत है। क्योंकि कई बार निकष ऐसे होते हैं, कसौटियाँ ऐसी होती हैं कि श्रेष्ठ रचनात्मकता भी अरचनात्मक लगने लगती है। तो इसलिए जरूरी है जांचना, परिप्रेक्ष्य का होना जरूरी है, और कसौटियों के पुनर्निर्माण की बात जरूरी है। ये दो बातें अभी शुरू में करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। ये हम सभी जानते हैं कि सर दलित साहित्य ने एक लंबा सफर तय किया है, और जिन प्रतिमानों की चर्चा आपने की, हिंदी साहित्य या पूरे समाज का ये दुर्भाग्य है कि हमेशा वो प्रतिमान रहते हैं जिसके आधार पर किसी भी नई चीज़ का निर्णय लिया जाता है या उसके प्रति जजमेंट दिया जाता है। और दलित साहित्य को भी शुरुआत में 2-4 होना पड़ा, एक लंबे समय तक उसे साहित्य नहीं माना गया। उसने संघर्ष करते हुए उन प्रतिमानों को बदल डाला, और आज बड़ी मात्रा में साहित्य लिखा जाता है, उसकी स्वीकार्यता है, उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया, चाहे प्रोफेसर तुलसीराम हो, प्रकाश वाल्मीकि हो, आप स्वयं दोनों वक्ता यहाँ मौजूद हैं, या एक लंबी फहरिस्त है जिनको हम गिनाते हैं। पर हम ये भी देखते हैं कि इस आंदोलन को शुरू में 30 सालों का सफ़र हो चुका है, और बहुत सारी एक तरह से सहूलियतें किसी भी आंदोलन को उसकी शुरुआत में मिलती हैं, जैसे भाषा, भाव, शिल्प या विचार के स्तर पर। तो दलित आंदोलन को भी वो मिली कि हमारे यहाँ अंतर्वस्तु महत्वपूर्ण है, संवेदना महत्वपूर्ण है। हम जिस वर्ग से आते हैं वहाँ संवेदना का ज़्यादा महत्व है। आप शिल्प पर ध्यान मत दीजिए, ये लंबी बहस चलती रही। मुख्य धारा तथा कथित रूप से शिल्प के आधार पर दलित साहित्य वो नकारता रहा, लेकिन सर भी पैठ बनाई। लेकिन क्या अब ऐसा नहीं लगता है बदल सर कि हम एक लंबे सफ़र के बाद, और जब कोई पत्रिका या संपादक का दबाव नहीं है साहित्य रचने के लिए, छपने के लिए, अब ज़रूरत है कि हमें उस शिल्प, उस कलात्मकता पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक विमर्श, एक वंचित वर्ग की साहित्य के आधार पर जिस साहित्य लिखा जा रहा है उसी विमर्श में, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा रहा है। बहुत बड़े नाम हमारे पास है, प्रकाश वाल्मीकि जी का सब जानते हैं, तुलसीराम जी का, शिवराज सर की आत्मकथा विभिन्न भाषाओं में भी, तो उसी वर्ग के लोग इतना शानदार साहित्य लिख रहे हैं। कई लोग उसको अभी भी छूट लेने की कोशिश करना चाहते हैं। क्या ऐसा है, या ये केवल एक धारणा है? आप ऐसा देखते हैं? हाँ, जो मैंने बातें कही थी दोनों को एक तरह से उसके जांच के लिए आपने सवाल रखा है। श्रेष्ठ साहित्य लिखा जा रहा है और हर भाषा में लिखा गया है। जैसी धार, जैसी कहें कि जैसा नयापन आया, और सिर्फ मतलब चूँकि वंचित वर्गों का रखा गया है, तो जाहिर सी बात है मैं तो पहले इस शब्द को पढ़ करके थोड़ा सा खिन्न हुआ, क्योंकि वंचित वर्ग कहने पर वो मान लीजिए जो हमने बनाया है, हाशिए का समाज, हाशिए का साहित्य, सबाल्टर्न साहित्य, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, वंचित से वो कहें कि व्यथा वो चले जाने का बोध नहीं होता। वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखेंगे उस बात को बहुत मतलब अच्छे तरीके से बताएंगे। वो कहानीकार, कथाकार हैं, वो एक चीज़ रहती है। कई बार हम देखते हैं कि दलित साहित्य, दलित शब्द को लेकर के दिक्कत होती, लोगों को कि इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो क्या लाएंगे, जो भी लाएंगे
कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। और जैसा कि गंगाधर पांचावड़े कहा करते थे, कोई शब्द हमेशा के लिए नहीं होता, कोई अभियान या संबोधन हमेशा के लिए नहीं होता, बदलाव होता है लेकिन इससे बेहतर नहीं है। और मैंने इसीलिए याद किया दलित पैंथर को। दलित पैंथर में भाई शब्द के दोनों अर्थ तो होते ही, एक अर्थ जो मिलता है कोश में, मिलता है डिक्शनरी में, और एक अर्थ जो देता है इतिहास, तो इतिहास देता है आंदोलनों के जरिए। एक आंदोलन है, आंदोलन ने दलित शब्द का अर्थ बदल दिया। हरिजन से जो बोधन होता था, जो अर्थ मिलता था, वो विभिन्न अर्थ हो गए। राजकिशोर जी ने किताबें संपादित की हरिजन से दलित, तो वो एक दलित का मतलब दलित सिर्फ नहीं है, दलित पैंथर। पैंथर का मतलब ऐसा है कि प्राणी जिसको आप तो डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, पालतू नहीं बना सकते। अब ये नया मनुष्य है, ये नया प्राणी है, अब इसको आपको अपने अनुसार नहीं चला पाएंगे। यही भाव लेकर के आंदोलन आना है। वहाँ महाराष्ट्र में जो उसके पैंथर से जुड़ी हुई पीढ़ी थी, दो बड़े नाम, दया पवार और हमारे बाबूराव बाबुल। ये दोनों की आप देखेंगे, मतलब आत्म का ऐसा शोधन है कि उसमें पूरे समाज का शोधन हो जाता है। पूरे समाज को इस तरह से डाइसेक्शन करके उसका ऐसा विश्लेषण होता है कि भीतर की बहुत सारी गलीब चीज़ें सामने आती हैं। वो जो सवर्ण मानस है, सवर्ण मानस का जो घिनौनापन है, वो इनके बड़ी विनम्र कहें कि लेखनी है। दयावार की तो बहुत ज़्यादा ही है, बाबूराव बाबुल की उतनी नहीं, लेकिन है तो साल के यहाँ जो खसक है, जो आक्रामकता है, वो इनके यहाँ थी, लेकिन इतनी नरमी से और उस पूरे मानस को जो सवर्ण मानस है उसके उसकी असलियत को, उसकी हकीकत को खोल करके रख देते हैं। उन्हीं दिनों एक किताब, एक कथा आई थी, अक्करमाशी से पहले आई थी, शुरुआती कथा तराल अंतराल, शंकरराव खरात थी। शंकरराव खरात भारत के पहले दलित वाइस चांसलर थे नागवाड़ा विश्वविद्यालय के, जिसके नामांतर का आंदोलन बहुत लंबा चला था। ऐसा इतना बड़ा आंदोलन और कहीं चला नहीं, नाम बदलने का, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम जोड़ना था और उसके लिए गांव के गांव भी स्थापित हो रहे। मुझे कई दुनिया गड़बड़ हुई तब जाकर के नाम बदला गया, लेकिन जो आत्मकथा में प्रारंभ में जो विनम्रता, जैसे कि आपने उनका उल्लेख किया तुलसीराम जी का, तुलसीराम जी के यहाँ जो विनम्रता है उसको लेकर के बहुत सारे आप लोग समझिए, लेकिन वो विनम्रता इतनी भारी पड़ती है। दोनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि कैनवास बड़ा है बदलाव का, आक्रामकता भी चाहिए और वो विनम्रता भी चाहिए। कई बार विनम्रता आक्रामकता से ज़्यादा चीड़-फाड़ कर देती है। मूर्खता मेरी विरासत थी, ये कहने से फिर उसके बाद में जिस तरह से मूर्खता थोपी गई, जिस तरह से अंधविश्वासों को लेकर के जितने हमलावर हैं तो बेचैन जी अपनी आपकी कथा में और इस बीच में तो नए किस्म के अंधविश्वास पनपाए गए हैं, बढ़ाए गए हैं, तो फिर से उनको पढ़ना और नई रोशनी में पढ़ना तो बिल्कुल नया खुल जाता है। तो मैं जो रचनात्मकता को लेकर दोनों बात कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि उस आक्रामकता की जरूरत थी जो साल के यहाँ और उस परंपरा के कवियों के यहाँ थी, कहानीकारों के यहाँ थी। दूसरी वो जो ह्यूमिलिटी, वो जो विनम्रता, वो जो नरमी है, लेकिन नरमी बड़ी कहें कि नश्तर वाली है, ऐसी इतना शार्प नश्तर है कि चीर भी देगा, कीड़ा लगा देगा और आपको लगेगा नहीं, जब आपको नहीं खून निकल रहा है कि ये आपका कहें कि जो गंदा खून था वो निकल गया, मवाद निकल गई, तब मालूम होता है कि ये तो बड़ा कहें जरूरी चिकित्सकीय उपक्रम था। तो दोनों चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। रचनात्मकता के दोनों ही आयाम दिखते हैं, आक्रामकता भी है भरपूर और भरपूर विनम्रता भी है। और इन दोनों के बीच में आप एक चीज़ और देखेंगे, जो दलित स्त्रियों का लेखन आया है
वो इतना इतना संश्लिष्ट है, इतना सघन है कि उसमें आप ऐसे आपके लिए चीन पाना, पहचान पाना कि देखिए यहाँ आक्रामकता है, यहाँ पर विनम्रता है, ये संभव नहीं रह गया है। उन्होंने उस पूरे माइंडसेट को, आक्रामकता या विनम्रता वाले को टॉर्चराइज कर दिया है, उसको जटिल बना दिया है, उसको संश्लिष्ट बना दिया है। वो अलग मुद्दा है, मतलब अलग प्रश्न है, लेकिन बाद में उसको आएंगे। अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक नई चीज आई है, एक नई चुनौती आई है रचनात्मकता के क्षेत्र में। जो दलित स्त्रियों का लेखन है वो इन दोनों ही खानों में विनम्रता और आक्रामकता के भिन्न कैटेगरी बन जाती है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा संकेत किया। हालांकि ये मेरी शिकायत है कि आपके ज़्यादातर उदाहरण मराठी साहित्य से आए हैं। हम अगले सवाल में कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य पर केंद्रित हो सके। सर, दलित साहित्य का वैचारिक आधार डॉक्टर अम्बेडकर है, उसकी पूरी परंपरा अपनी गिनाई फूले और उसके पीछे लंबी बातें जाती है। और एक आक्रोश निश्चित तौर पर दलित साहित्य में हमेशा से रहा है, क्योंकि उसके मूल आधार नकार है। जैसा कि दलित शब्द को लेकर आपने कहा, शिवराज सर भी अपनी आत्मकथा में और अपने लेखों में इस बात पर बराबर बोल रहे हैं कि आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरी मानसिकता का परिचय है। जैसे हमें शब्द का चयन बहुत ही बारीकी से और बहुत ध्यान से करना चाहिए। कि दलित शब्द लगभग स्वीकृत है और हमें लगता है कि यही शब्द ज़्यादा बेहतर भी है वर्तमान समय के हिसाब से। तो मैं शिवराज सर की तरफ जाना चाहूँगा कि सर, वर्तमान दलित साहित्य में आप क्या सबल पक्ष देख रहे हैं? आपकी पीढ़ी जो अपनी रचनात्मकता लेकर आई, उससे कितना ये अंतर है? क्या ये विकासमान है या कुछ चुनौती आप महसूस कर रहे हैं सर वर्तमान दलित साहित्य में, या जो वंचित वर्ग का साहित्य है, फिलहाल हम यही शब्द रख लेते हैं, इसका आपत्ति है? धन्यवाद। मेरा सोचना यह है कि हम लोग जो कहते हैं कि अम्बेडकर से दलित साहित्य शुरू हुआ है, या हम जब हिंदी में दलित साहित्य का आंदोलन चला रहे थे आरंभिक दिन से, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास मिश्रा, हिंदी के तमाम बड़े लेखक थे इसमें जुड़े हुए थे, तो उस समय ये सवाल आ रहा था कि ये अम्बेडकर से, हिंदी में लोग कहते थे कि अम्बेडकर से शुरू हुआ या 1980 के बाद या फिर दलित पैंथर के बाद इधर आया। ये मैं नहीं नकार सकता कि दलित पैंथर का प्रभाव हिंदी पर पड़ा, लेकिन ये जो साहित्य है, रचनात्मकता है, संवेदना है, ये केवल डॉक्टर अम्बेडकर से शुरू नहीं हुई। हिंदी में हमारे यहाँ रैदास को सब जानते हैं, रैदास को साहित्य का और लेखन का उद्देश्य ही 4 पंक्तियों में रख देते हैं, जब वो कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसें रैदास रहे प्रसन्न। तो वो लिखने पढ़ने का उद्देश्य स्पष्ट कर देते हैं कि मैं चाहता क्या हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। और आप देखेंगे कि हाँ, एक बात ध्यान देने की है, डॉक्टर अंबेडकर के आने से लोकतांत्रिक और युगीन प्रश्न खड़े हुए, कानून वाली बात सामने आई, अधिकार वाली बात आई, लेकिन चेतना की बात पहले भी है। तो जब डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, उससे पहले हिंदी में हमारे यहाँ इसकी पृष्ठभूमि है, और हिंदी में क्या, महाराष्ट्र में भी है और आपके केरल में भी है। जैसे 1948 में एक किताब लिखी डॉक्टर अम्बेडकर ने, उसका नाम है अनटचेबल, और संयोग ये कि वो यहाँ दिल्ली में ही बैठकर लिखी थी। ये जो पृथ्वीराज रोड है, यहाँ पर बाबा साहब रहते थे, तिथि पड़ी हुई है 1947 में किताब आई जब भारत आजाद हुआ, 47 या 48 में, और पृथ्वीराज रोड पर वो किताब लिखी गई।
उस किताब में जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जिसे हमें समझना चाहिए, उन्होंने तुलना की अश्वेतों की और अस्पृश्यों की। ये जो दलित पैंथर जिसकी बात आप साहब कर रहे हैं, ये भी अश्वेत साज से प्रभावित हुआ था। ब्लैक पैंथर की तरफ पर दलित पैंथर बना था। तो वो जो ब्लैक पैंथर बना, वहां जो दासों की स्थिति थी उस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने एक टिप्पणी लिखी। उन्होंने कहा कि दासों की स्थिति से अधिक स्थिति खराब है अस्पृश्यों की। और फिर उन्होंने तर्क दिया कि वो इसलिए खराब है कि दास को कोई मालिक खरीदता है तो उसकी सुरक्षा करता है, क्योंकि उसने कीमत चुकाई होती है। आप सब लोग जानते हैं, आप एक डॉगी भी खरीद के लाते हैं तो फिर आप उसकी हिफाजत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा खर्च हुआ है, उसको नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी तरह से दास को मान लो पशु भी मान लिया, तब भी उसकी हिफाजत होती है, क्योंकि उससे सेवा ली जाएगी और उस पर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन चूंकि अछूत हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार सेवा करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, वो उसका कोई पारिश्रमिक मांग नहीं सकता, ले नहीं सकता और सेवा करने से इनकार नहीं कर सकता। तो ये अंतर उन्होंने रखा। अब आप साहित्य की तरफ आइए। बाबा साहब ने कहा कि हमें साहित्य क्यों चाहिए। जब वैश्विक भारत निकला था और जब बंद हो रहा था, तब उन्होंने कहा कि हमें हमारे शब्द संजीवनी है, यानी हमारे इस समाज को जो चेतना शून्य है या जिसे साहित्य नहीं मिला है या जिसे पत्रकारिता से कोई वास्ता नहीं है, जिसे अपनी घटनाओं का पता नहीं है, उसको संजीवनी चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि शब्दों का कितना महत्व था उनके लिए, और अपनी रचना, अपना विचार आगे लाने के लिए क्या आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि जब हमने 1919 में मूक नायक प्रकाशित किया तो हमारे देश के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो केसरी निकालते थे, उन्होंने विज्ञापन छापने से मना कर दिया। 3 पैसा जो विज्ञापन की कीमत होती थी वो भी बाद में बाबा साहब ने भेजा, तब भी इनकार कर दिया। और उन्हीं तिलक के बेटे, हाँ उन्हीं दिनों एक घटना ये हुई थी। उसके बाद जो बाबा साहब के सामने पिछड़ी जातियों के नेता रहे, उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन केवल अछूतों के दम पर नहीं चलेगा, आप केवल एक घोषणा कर दीजिए कि मेरे मंच पर कोई ब्राह्मण नहीं आएगा तो हम आपका सारा आंदोलन संभाल लेंगे। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं मानता कि जन्म से कोई व्यक्ति अमानवीय होता है, अन्यायी होता है और जन्म से ही कोई व्यक्ति महान होता है। तो मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मैं जाति के भी खिलाफ नहीं हूं, मैं जातिवाद के खिलाफ, मैं व्यक्तिवाद के खिलाफ। और मैं ये भी मानता हूं कि अस्पृश्यता दूर करने का जिम्मा केवल अस्पृश्यों का नहीं है, ये उनका भी है जो अस्पृश्यता करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए कि जो आंदोलन अफ्रीका में, अमेरिका में चला, उसमें कितनी बड़ी संख्या में वहां का गोरा इंटेलेक्चुअल उस आंदोलन में आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भारत में चाहता हूं और ऐसा होगा, मैं उम्मीद हूं कि ऐसा होगा कि अस्पृश्यता के खिलाफ अस्पृश्यता करने वाले घरों से लोग आएंगे। और उस समय भी आप ये देखिए कि तिलक के पुत्र थे श्रीधर बलवंत तिलक, जो जिन्हें तिलक ने इस आधार पर अपने अखबार की नौकरी छुड़वाई, निकाला अखबार से, कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन जो समता का आंदोलन है वो सही है, और जितना आप स्वराज चाहते हैं उतना ही महत्वपूर्ण समता का आंदोलन है। इस पर जो है वो पिता ने नाराज होकर उनको अखबार से निकाला। और वो
मुरलीधर बलवंत तिलक आखिर तक डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े रहे। पुणे की जो शाखा थी समता संघ की बाबा साहब की, उसके वो उपाध्यक्ष थे। एक लंबी कहानी में वो छोड़ देता हूँ। और उन्होंने आत्महत्या की, वो भी एक क्योंकि बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे, और आत्महत्या का जो सुसाइड नोट है वो भी पढ़ने लायक है। वो जनता या कोई और अखबार था मेरे पास, उसकी मराठी में अभी भी कटिंग रखी है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मेरी कोशिश ये थी कि हमारा ये तथाकथित तो स्पृश्य समाज है, सचूत समाज है, इसको ये एहसास हो कि हम बहुत गलत कर रहे हैं अपने देश बंधुओं के साथ, और ये जो गलत कर रहे हैं वो उतना ही गलत है जितना अंग्रेज हमारे साथ कर रहे हैं। तो अगर हम आज़ादी चाहते हैं तो हमारा काम ये भी है कि हम लोगों की आज़ादी भी है, अस्पृश्यता भी एक गुलामी है, तो उस अस्पृश्यता से भी मुक्त करें। तो ये एक वैचारिक पृष्ठभूमि है। मैं दूसरी बात जो आपने मुझे कहा, आप कह रहे थे कि ये जो रचनाओं में कच्चापन और ये जो प्रश्न है, देखिए हर चीज समय लेती है, अभ्यास से चीजें आती हैं, संस्कार से चीजें आती हैं। जिस लेखन को 50 साल का समय मिला हो या 20 साल का समय मिला हो, आप उसका मुकाबला 4000 साल के साहित्य से करें तो गलत बात। दूसरी बात, आप ये देख लीजिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय उससे पहले की कितनी सारी ऐसी रचनाएं, आप बेचैन शर्मा उग्र की रचनाएं देख लीजिए जो अखबारों में छपती थी, या आप पहला परीक्षा गुरु उपन्यास देख लीजिए कि कितनी हिंदी उसकी खराब थी। तो धीरे धीरे परिमार्जन होता है और धीरे धीरे अभ्यास होता है। मैं खुद कह सकता हूँ कि मेरी आज से 20 साल पुरानी या 25 साल पुरानी जो रचना है, मैंने खुद उनको रिवाइज किया है, या फिर 15-20 साल की लिखी हुई मेरी चीजें आज भी मैं ये रोक के रखे बैठा हूँ कि कभी समय मिलेगा उसमें फिर काम करूँगा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो ये तो एक ज्ञान और अभ्यास, ये सारी चीजें, ज्ञान एक चीज है, ज्ञान से जो है हम अभ्यास से चीजें साहित्य में व्याकरण या जो साहित्यिकता वो अभ्यास से आती है, और ज्ञान आपके अनुभव से आता है। तो अनुभव को रूखी सूखी टूटी फूटी भाषा में व्यक्त करने का एक मौका मिला, और ये यहीं का नहीं, सारे आंदोलन धर्मी दुनिया के इतिहास में सब परिमार्जित साहित्य लेके नहीं आते, काम करते करते लिखते पढ़ते उसी में से रचनाएं। जीवंतता है अनुभव, जीवंतता है उस समय की जो समस्याएं हैं। जीवंतता ये नहीं है कि आपने किसी बात को बहुत खूबसूरत शब्दों में कह दिया, खूबसूरती आएगी, समस्या भी एक खूबसूरती है। तो रचनाओं की जो जीवंतता है, समस्याओं का क्या हल रचनाकार ढूंढ रहा है, कौन सी आवाज उठ के आ रही है, मूल बात है कि हम मानवीय पक्ष पे आगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम साहित्य के माध्यम से ऐसी संवेदना विकसित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जिसमें जो हमें सुबह से सुन रहे हैं कि उसका लोकतांत्रिकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिकरण से ही हम एक सत्ता की ओर बढ़ सकते हैं और कोई मार्ग नहीं है। और यही चीज हमें बार बार एहसास कराती है कि हमारा साहित्य, हमारी सोच, हमारी चेतना, उसका उद्देश्य आखिर है क्या। तो इसलिए मैं और एक सुबह से बात चल रही थी कि ये जो जैसे किसी बच्चे ने सवाल किया था सुबह कि भाई जो हमारे परीक्षक होते हैं वो कैसी बात उनके सामने हम कैसे जाएं, या फिर हम पढ़ना लिखना छोड़ दें उस तरह का, क्योंकि हमारे सवालों से सामने वाला संतुष्ट नहीं है तो हमारे अवसर छिन जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग नौकरियों में जाते हैं तो वो सामने वाला जो है लोकतांत्रिक नहीं है और आप लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं तो संकट में नहीं जाते। तो इसमें कोई बुरी राह नहीं है कि आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें। हो सकता है कल आपको मौके मिल जाए। मैं दो उदाहरण मेरे सामने, डॉक्टर धर्मवीर एक IAS अफसर थे, लेखक भी थे, तो
मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि ये जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं, आप IAS का इंटरव्यू, बहुत सारे बच्चे उसी रुझान के सुबह बैठे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है कि भड़काऊ बात कही जाती है। जैसे उन्होंने देखा कि ये अम्बेडकरवादी है सामने वाला जो बच्चा है, या SC ST से आता है, तो वो गांधी पर कुछ ऐसा सवाल पूछेंगे जिससे आप भड़क जाए, और खासकर वो गांधी जो गांधी ग्राउंड लेवल कॉन्फ्रेंस में दलितों की विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो पृथकता के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उस सवाल पर। तो उन्होंने कहा कि वहीं हमें धैर्य का परिचय देने की जरूरत है कि हम ऐसी बात कहें कि हालात तो ये थे कि गांधी जी और अम्बेडकर में सहमति नहीं थी, लेकिन देश की जिम्मेदारी तो यह है कि उन प्रश्नों का हल करें। मैं खुद एक उदाहरण आपको देता हूं कि मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, और वो बड़ा महत्वपूर्ण इंटरव्यू था, शायद कभी मैं बताऊंगा। तो मुझसे कहा गया कि आपने तो डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रकारिता पर PhD किया है। मैंने कहा जी हाँ किया है। तो क्या आप इस बात से असहमत हैं क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान जैसी कोई चीज लिखी ही नहीं? मैंने कहा किसने लिखी, क्या किया उन्होंने? कि उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का कलेक्शन कर दिया। तो क्या ऐसे व्यक्ति का कलेक्शन करने वाले को, संग्रहकर्ता को, क्या संविधान निर्माता कहेंगे? तो अब मुझे तो भड़क जाना चाहिए था, मैं नहीं भड़का। मैंने कहा सर आप और हम रिसर्च स्कॉलर हैं, हम अपने पक्ष में दुनिया भर के उदाहरण संग्रह करते हैं, लेकिन आखिर तो हम अपने निष्कर्ष ही स्थापित करते हैं, हम अपना निचोड़ स्थापित कर देते हैं। मान लीजिए कि दुनिया के संविधान उन्होंने दे, लेकिन हमने उसी अम्बेडकर ने उन्हीं संविधानों के पीछे अपना संविधान तैयार किया कि हमें कैसा संविधान, हमें उसमें क्या नया जोड़ना, तो शांतिपूर्वक बात भी हो। तो इसलिए कि समय और परिस्थितियों को देखते हुए ये बातें करना बहुत उचित है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रचनात्मकता की बात हो रही थी, और एक बात और मेरे ध्यान में आई थी कि हिंदी में पूरी जाति हुई दलित लेखन के साथ, कि जब भी हिंदी लेखन की बात होती थी तो हमारे कई चौधरी थे, आलोचना के सबसे बड़े चौधरी तो हमारे नामवती थे। तो चौधरी लोग जो थे वो इस तरह की घोषणा कर देते थे कि भाई ये तो पागल कुत्ते के काटे हुए हैं, और ये तो साहित्य में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और आरक्षण को सुनते लोग भड़कते थे। अगर आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन ही मांग रहे हैं ना, तो भी क्या बुरी बात है, लेकिन नहीं, उसका अर्थ से केवल ये होता था कि ये कोई गलत मांग है। अब जब हम लोगों ने उसको उसकी भागीदारी की बात की, सिलेबस में लाने की बात की और रचनाएं आने लगी, तो फिर ये होने लगा कि साहित्य तो मराठी में लिखा गया, हिंदी में नहीं लिखा गया, क्योंकि मराठी वाला तो लड़ने आने वाला नहीं, हिस्सेदारी तो बनाना हिंदी का। तो ये हमारे हिंदी भाषा का आंदोलन इस तरह से चला। हमने कहा कि हमें यही हिस्सेदारी लेनी है, तो और चलेगा। इसलिए जो है बहुत सारे नए रचनाकार आ रहे हैं, और अब तो स्थिति यह है कि दलित साहित्य का, आदिवासी साहित्य का, स्त्रियों के साहित्य का बड़ा विस्फोट हुआ है। अब ऐसी स्थिति नहीं है जिसे दबा है। और ये बात मैंने पहले कही कि आज अभिव्यक्त करने के लिए तो आपके हरेक के हाथ में आजकल एक यंत्र है। कोई कहता है कि हमें बोलने नहीं दिया, कोई कहता है हमें लिखने नहीं दिया, हमें ये बात सार्वजनिक करनी थी, तो करिए, आप मोबाइल पर लिख के दे दीजिए। तो इसलिए जो आपको स्वायत्तता मिली है, जो अवसर मिले हैं, वो एक सकारात्मक स्थिति वंचितों के रचनाओं की महत्ता की पड़ी है। अच्छा को पसंद नहीं है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि जिनको अवसर नहीं मिला वो सब वंचित ही हैं। तो ठीक, एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें अगर आपने कही। एक बात तो आपने ये कही मेरे सवाल के उत्तर में कि
मुश्किल से 30 सालों का सफ़र है दलित साहित्य का या जो हाशिए के समाज है उसके साहित्य का, उसकी तुलना हमें 2000 या 4000 सालों के साहित्य से नहीं करना चाहिए। उसको समय लगेगा और निश्चित तौर पर उस समय ही एक वजह है जिसने ये प्रमाणित भी किया है कि हमारे पास कितने उत्कृष्ट लेखक हैं उसी विमर्श आधारित साहित्य से, जिनकी तुलना हम किसी भी दुनिया भर के साहित्यकार से कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ते हैं। दूसरी बात आपने सर एक महत्वपूर्ण कही कि कोई भी व्यक्ति शुरू से असंवेदनशील या जातिवादी नहीं होता है और हम नकार नहीं सकते कि कोई व्यक्ति कैसा है। एक साथी ने इसी सभागार में पिछले सेशन में सवाल पूछा कि मैं किसी भी सवर्ण व्यक्ति को नहीं देखता कि वो एंटी कास्ट जागरूकता फैलाए, और ये बहस लंबे समय से दलित साहित्य के केंद्र में रही है। स्वानुभूति और सहानुभूति की बहस आप सब परिचित हैं, अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। बजरंग बहन तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इस बात को झेला भी है, सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ एक चला भी ऐसा, और ये बहुत ठीक बात है कि कई बार प्रमाणिकता एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसका अतिरिक्त आग्रह या जो आपने जिक्र किया सर आक्रामकता की बात, क्या दलित साहित्य अतिरिक्त आक्रामकता से ग्रसित है? क्या उसके लिए वो चुनौती है? बजरंग सर आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ज़रूरत है कि हम इसको थोड़ा सा कम करें? शुक्रिया जी। आक्रामकता जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जितनी बढ़ती रहनी चाहिए वो भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा नहीं है। उसका अपडेशन, उसको अपडेट करने का जो होना चाहिए वो उसकी प्रक्रिया में कहीं कोई है खामी है, जरूर है। और जिस तरह कहीं भी जाता हूँ जिस भी सभा सोसाइटी में, एक सवाल लोग मुझसे पूछते हैं और सभा में ना भी जाऊँ ऐसे भी जो जहाँ मेरी आवाजाही है ज़्यादातर मैं तो अपने नातेदारों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ तो सब जानते हैं, पहले दूरी बरतते थे फिर दूरी हुई बात करते हैं, लेकिन ये सवाल करते हैं कि अब जाति प्रथा कहाँ है, आप इसी में लगे हुए हैं। एक कि बीते हुए दिनों की सिर्फ ला करके पढ़ा रहे हैं बैलेंस। मेरा ये कहना होता है हर साल 50 ऐसे इंसिडेंट होते हैं, 50 कुछ रिपोर्ट होते हैं कोई मीडिया में, कुछ रिपोर्ट नहीं। इसमें कोई जय भीम का रिंगटोन सुन करके हत्या हो जाती है, घोड़ी पर चढ़ गया दूल्हा, दलित दूल्हा है तब हत्या हो गई, पूरी बारात को मारपीट किया गया, जूता पहन करके निकल गया दरवाजे से तो उसके पाँव काट दिए गए, पानी पी लिया घड़े से तो घड़ा छू दिया, घड़ा गड़बड़ हो गया तो उसमें हत्या हो गई। ये हत्याओं का सिलसिला बंद नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ये गए पिछले दिनों की चीज़ है जाति प्रथा, आप उस पर क्यों बात कर रहे हैं? ये मुझे लगता है कि इन चीज़ों को देखते हुए आप सिर्फ मीडिया को ही मतलब मान लीजिए कि जो भी सूचनाएँ आती हैं उन्हीं को सिर्फ देखिए, अपनी आँख बंद रखिए, वही देखिए, तब भी बहुत कुछ रिपोर्ट हो जाता है। इस तरह की आक्रामकता होनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के, इस तरह की सांगठनिक आक्रामकता होनी चाहिए। इस सत्ता में वो नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअली आप आक्रामक हो सकते हैं और उससे अकेला जना भाग नहीं छोड़ सकता, आप जानते हैं, लेकिन आपको इकट्ठा नहीं होने देंगे। आप अगर मान लीजिए 4 लोग, 6 लोग, 7 लोग मिल करके एक समवेत स्वर में कहना चाहें, वो सब स्वीकार नहीं है। अकेले आप कुछ बोल ले, वो व्यवस्था उसको सुन लेती है और उसको निष्प्रभावी कर देती है। ये उसने एक तरीका निकाला है। मैं एक 10-1 साल पहले एक हर गोष्ठी में और अपने संगठन में, बाकी संगठनों में जहाँ पर आता जाता हूँ, एक मांग उठा रहा कि दिल्ली में इतनी सारी अकादमियाँ हैं, उसमें भोजपुरी अकादमी भी है, मैथिली अकादमी भी है, सिंधी भी है और संस्कृत और हिंदी, पंजाबी ये सब तो हैं। दलित साहित्य अकादमी नहीं। जो कुछ रचनात्मकता की बात होती है, रचनात्मकता को संजो करके रखना होता है, उसके लिए सांस्थानिक उपाय करने होते हैं। साहित्य अकादमी का देखिए साल में कितने कार्यक्रम आते हैं दलित साहित्य पर, पूरा उठा करके देख लीजिए मतलब 2000 का ही 2000 से 2023 तक का ही आंकड़ा देख लीजिए, कितने कार्यक्रम हुए हैं, कितनी बड़ी कहें कि कितना बड़ा सेगमेंट है
दलित साहित्य का, उसके मुकाबले उनका बजट कितना ऊपर खर्च होता है। एक राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी अकादमी होनी चाहिए थी, ऐसा आर्काइव होना चाहिए था, वो नहीं है। दिल्ली में अधिकांश हिंदी के दलित साहित्यकार रहते हैं, उनका लिखा हुआ पहला ड्राफ्ट कैसा था, दूसरा ड्राफ्ट कैसा था, फाइनल जो आया वो कैसा है, इन चीज़ों का अगर जनतांत्रिक देश है, अगर अभी उसका संरक्षण नहीं होगा तब कब होगा? ये मैं लगातार मुद्दा उठा रहा था। मुझसे कई लोगों ने कहा कि लगता है आपको अकादमी के अध्यक्ष बनने की चाहत पैदा हो गई है। मुझे लगा कि कोई और सपोर्ट करता तो मैं अपनी बात को मैं पीछे हो जाता कि हाँ, पता नहीं उसको उस तरह से समर्थन मिला नहीं मेरे इस बात को कि दलित साहित्य अकादमी होनी चाहिए। डॉक्टर कह रहे थे बेचैन जी कि 30 साल 50 साल का तो सिलसिले वाले इतिहास है, लेकिन चीज़ें बहुत जल्दी गायब होती जा रही हैं। जिन घरों में दलित साहित्यकार रहते हैं उन घरों में कोई कोना ऐसा है जहाँ पर वो चिट्ठियाँ, वो ड्राफ्ट सुरक्षित रह सके, नहीं है। बहुत कम जगह बचती है, 3 कमरे कुल मिला करके हैं, उसमें खुद भी रहना है, बेटी और बेटे को भी रखना है, कहाँ जगह है? इसके लिए सांस्थानिक उपाय, अगर जनतंत्र है तो उसको इसकी परवाह करनी चाहिए। मुझे लगता नहीं, मैं पुराना साहित्य पढ़ता हूँ, मेरा शोध वही है, मैं देखता हूँ राजशेखर नाम के कवि हैं, प्राकृत के हैं और संस्कृत के भी, 9वीं शताब्दी के आखिरी में 10वीं शताब्दी के शुरू में वो सक्रिय थे। उनकी जो किताब है काव्यमीमांसा, उसमें उन्होंने ये बात कही है और अन्य जगहों पर भी ये बात कही है कि 7वीं शताब्दी में यही दिल्ली के बिल्कुल बगल में हर्षवर्धन का शासन था और उनके दरबार में बहुत सारे साहित्यकार थे। एक तरफ बैठते थे बाणभट्ट और एक तरफ बैठते थे मातंग दिवाकर। दिवाकर नाम था लेकिन नाम के साथ जात जुड़ी हुई थी। मातंग आप जानते हैं, मांग और महार और मातंग ऐसा बनता है, बहुत मतलब 2 जाति होती है बहुत। लेकिन वहाँ पर थे वो। ऐसे ही एक दूसरी उनकी कृति है बाल रामायण, क्योंकि वो बहुत सजग आदमी है राजशेखर, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। संकेत क्या मिलते? उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जो वाल्मीकि थे, बाद के दिनों में वही हर्टमेंट के रूप में सामने आए और अभी मैं, तो मुझे लगा कि हर्टमेंट है तो संस्कृत के कौन महाकवि हैं? मालूम हुआ कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में मेंट या हर्टमेंट का उल्लेख आता है। उन्होंने एक महाकाव्य लिखा था हयग्रीववध। हयग्रीववध का सिर्फ नाम मिलता है, वो महाकाव्य कहाँ चला गया? अश्वघोष की कृतियां कैसे गायब हो गई? बुद्धचरित हो या सौंदरानंद हो, कहाँ चली गई थी किताब? वो राहुल सांकृत्यायन अगर न लाते तो ढेर सारे बौद्ध दार्शनिकों का, बौद्ध लेखकों का हमको नाम मतलब पता ही नहीं मिलता। ये तो कहिए तिब्बत में, चीन में, अन्य जगहों पर सुरक्षित रख ली गई, रचनात्मकता रही है, लेकिन उसके संरक्षण का कोई मतलब सांस्थानिक व्यवस्था नहीं है। उस समय तो भाई कोई जगमगाता हुआ रचनाकार उभरा, राजा ने अपने यहाँ बुला लिया, उसको जगह दे दी, उसके बाद में उसकी चीजें गायब हो गई। नालंदा अगर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी बची होती तो मालूम होता। एक जब मैं रिसर्च कर रहा था केरल के दलित साहित्य पर, तो मेरा ध्यान इस पर गया। वहाँ के जिनको कहते हैं केरल के कार्ल मार्क्स, वो अय्यनकाली थे। अय्यनकाली ने ये बाबा साहब के पहले सक्रिय हो गए थे, बाबा साहब से कम नहीं है। जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे बेचैन जी कि हर भाषा, हर प्रदेश की अपनी बड़ी समृद्ध परंपरा है, तो वैसे ही केरल में वो अय्यनकाली हैं। उन्होंने अपने जब जमाने में एक कहें कि गैर दलित को बुलाया, कहा कि आप संपादक बन जाइए, हम निकालना चाहते हैं, एक पत्रिका निकालनी चाहते हैं, आप उसको संपादन कीजिए। और अपने समाज के माने कि दलित समाज के जो लड़के हैं, जो 8वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, उसे लिखवा करके उसको उसमें छपाया। अब मैं खोज रहा हूँ कि मिले तो कम से कम उसमें से कुछ रचना अपने शोध में इस्तेमाल कर लूँ। मलयाली लोगों को भी नहीं पता है कि वो गई कहाँ, पत्रिकाएं कहाँ गई।
उसका ना कोई मतलब आर्काइवल संरक्षण हुआ है और ना किसी के घर में है। ऐसे ही यहाँ पर भी गायब हो जाएंगे। मतलब मैं थोड़ी कड़ी बात कर रहा हूँ लेकिन कहना पड़ रहा है, और क्योंकि यहाँ पर बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, शोधार्थी हैं, जिनको आगे चल करके कोई पॉलिसी मेकिंग में जाएगा, कोई संस्थाएं खड़ी करेगा, कोई सरकार को सलाह देगा, कुछ करेगा। मैं पुनः ये बात कर रहा हूँ कि अभी भी ये समय है। एक व्यक्ति मैं मतलब ये बोलते हुए और जो मुझ पर टिप्पणियाँ की गई कि क्या आपको कोई अकादमी का अध्यक्ष का पद चाहिए, वो नहीं, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मामला है। पुराना साहित्य, ढेर सारा साहित्य हमारा गायब हो गया। क्यों गायब हुआ है? क्योंकि उसके संरक्षण की कोई संस्थानिक व्यवस्था नहीं थी। वो रचनात्मकता कभी कभी हमारे सामने आ जाती है उल्लेख भर के लिए कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन रचना नहीं है। अभी ये वक्त है कि हम थोड़े सीरियस हों, कोई मतलब ऐसी कोई मुकम्मल योजना बनाएं। इस पता नहीं सरकार से मांग करनी ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन करनी तो चाहिए दिल्ली सरकार से कि आपके यहाँ इतनी सारी अकादमियाँ हैं, हालांकि डिफंक्ट हैं। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब इस रचनात्मकता को दबाना संभव नहीं है, संभव है, संभव हो रहा है। हर विश्वविद्यालय में एक्सक्लूजन और इंक्लूजन के सेंटर्स थे, कहाँ हैं उनकी फंडिंग, कहाँ है? कहें कि कास्ट स्टडीज के सेंटर्स थे, कहाँ गए वो, कैसे डिफंक्ट हो गए? ये चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रक्चरल बदलाव ऐसा कर दीजिए कि चीज़ें डिफंक्ट हो जाए। इसलिए बहुत सजग रहने की, बहुत सचेत रहने की जरूरत है। रचनात्मकता है, लेकिन रचनात्मकता का संरक्षण कैसे हो, ये भी इतनी ही चिंता की। धन्यवाद सर। कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया। हालांकि मेरा सवाल जो आक्रामकता का था वो स्वानुभूति और सहानुभूति वाले बहस में था, लेकिन आपने ये बहुत अच्छा संकेत किया कि राजनीतिक संगठन की और उस संगठन में आक्रामकता की कितनी आवश्यकता वर्तमान समय में है। और आपने ये भी ध्यान दिलाया कि कैसे संरक्षण के अभाव में साहित्य मिटता है या मिटा दिया जाता है, जो भी योजना रही। और भारतीय समाज व्यवस्था को बनाए रखने में मेरी अपनी आम समझ है कि मिथक ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिथक इस तरह से बनाए गए कि जातिवाद कभी हावी नहीं हो पाया, उसकी सच्चाई को हम समझ नहीं पाए, या जातिवादी चीज़ों को सही साबित करने के लिए मिथकों का इस्तेमाल किया गया। और मिथक तभी संभव है जब इतिहास गायब हो, इतिहास का अभाव, उसका संरक्षण का अभाव, मिथक की निर्मिति। और सबने भी जिक्र किया कि 30 साल का ही साहित्य गायब हो जाएगा अगर हम उसको संरक्षित नहीं करेंगे। शिवराज सर, आपसे सवाल है कि वर्तमान साहित्य 30 से 40 सालों में बहुत ऊपर उठा है और लगातार अपनी उस आवाज़ से लोगों को संवेदनशील बना रहा है, जागरूक बना रहा है, और उन विषयों पर जो उनकी आम समझ पहले थी उसको बदल रहा है। लेकिन क्या चुनौती समझते हैं कि वर्तमान दलित साहित्य में या हाशिए के समाज के साहित्य में कोई चुनौती ऐसी है जिसमें दोहराव की समस्या है? कई आलोचक इसको संकेत कर रहे हैं। क्या ये उनका पूर्वाग्रह है, या आपको लगता है कि दलित साहित्य में दोहराव बहुत अधिक हो रहा है, नयापन का अभाव है? क्या ऐसी कोई चीज़ है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो राजनीतिक संरक्षण साहित्य को मिले, संस्थाएं बने। अब उसमें समस्या ये आती है कि विचारधारा, ये जो जिसे हाशिए का साहित्य हम कह रहे हैं, या दलितों का या अस्मिता विमर्श का साहित्य कह रहे हैं, ये एक लोकतांत्रिक विचारधारा का, अम्बेडकरी विचारधारा का, फुले की विचारधारा का साहित्य है। लेकिन सरकारें इस विचार को लेकर नहीं चल रही। और अफसोस की बात यह है कि जो घोषित रूप से अम्बेडकरी विचार की सरकार थी, जैसे मायावती की सरकार थी, वहाँ मूर्तियों पर जोर था, दूसरी चीज़ों पर बेशक जोर था, लेकिन साहित्य की स्थिति ये थी कि मायावती किसी साहित्यकार से संवाद करना भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे बहुत मौके आए कि वो हमारे आमने सामने हुई। चाहे तो 2000 में जब हम लोग लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सारे साहित्यकार इकट्ठे थे, तो कहा था कि मायावती भी हमारे बीच में थी कि कुछ बात करें, लेकिन उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। काशीराम जी ने अखबार शुरू किए थे, खुद उनका अखबार भी बंद हो गए। तो जो उनके तो उसमें राजनीतिक के विचार थे, तो जो राजनीतिक विषय वस्तु का ही संरक्षण करने की नहीं सोच पा रहे, वो साहित्यिक चीज़ों के क्या संरक्षण करेंगे?
परिणाम, ये बहुत चिंता की बात है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब ने खड़ा कर दिया है। मैं हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो साहित्य था, ऐसा साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मुझे करीब 100 से अधिक पत्र हैं, तो जब 100 से अधिक पत्र हैं मेरे पास, तो लगभग उतने पत्र मैंने भी उनको लिखे होंगे, जिसमें पत्रों का आदान प्रदान है, संवाद है। लेकिन मैंने पत्रों की फोटोकॉपी रखी, और ना मैं उनके घर कहीं ढूंढ सकता हूँ कि वो पत्र मिले, तो अगर हम प्रकाशित करें तो दोनों पत्र छपे। इसी तरह से आप देखिए कि मेरठ के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी कहानियाँ मिलती हैं, और एक उपन्यास उन्होंने लिखा, 1952 में छपा, रामकिला साहेब इनका नाम था। 2 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रहे, झांसी विश्वविद्यालय के और हमारे रोहिलखंड विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर थे। उस व्यक्ति का साहित्य नहीं मिलता, घर में भी नहीं मिलता। मैं उनके घर में गया, उनकी बेटी ने मुझे, उनकी थीसिस भी कबीर पर उनका काम था, कहानी संग्रह मुझे मिल गया, लेकिन उपन्यास नहीं मिला। और मेरे साथ विडंबना ये है कि उस लड़की ने मुझे ये नहीं बताया कि वो जिंदा है। मैं समझ रहा था गुजर गए, लेकिन 8-7 साल बाद मैं बरेली से जब दिल्ली आ रहा था, तो मैंने अखबार में पढ़ा कि रामकिला साहेब गुजर गए, कानपुर में उनकी मृत्यु हुई। और ये किताबें उन्होंने, बंधन मुक्त, ये अखबार उसका नाम था उनके उपन्यास का, और इत्तेफाक से शिवराज सिंह उसमें नायक था। हालांकि मैं पैदा साहित्य हुआ और मैं वो नहीं हूँ, लेकिन नाम उसका जो है यही था। चूंकि बेटी और पिता में काफी झगड़े हो गए, तो बेटी को उनके साहित्य से भी रुचि नहीं। और उदाहरण ले सकते हैं, डॉक्टर धनीवीर के पास करीब 3000 किताबें थी, बहुत सारी पढ़ने, बहुत सारी चीजें नहीं छपी। हालांकि उन्होंने एक जो मृत्यु से पहले वो करते हैं वसीयत, उस वसीयत में उन्होंने लिखा था कि शिवराज सिंह और दिनेश राम मेरी डायरियाँ छपवाएंगे, अखबार छपवा देंगे, फोटो। लेकिन बेटियों ने, मुझे पता चला कि उनकी मृत्यु के बाद कुंटलों में वृद्धियों में उनकी साहित्य चला गया। तो कितना महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, क्योंकि उनकी कोई रुचि नहीं है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। हम खुद सोचते हैं पति पत्नी बैठ के कि जब तक जिंदा है तभी तक हमारी लाइब्रेरी है, जिस दिन मर जाएंगे तो बच्चों के तो किसी मतलब की नहीं। तो कुछ सोचा जाए कि भाई इनका क्या होगा, कुछ संस्थाएं हों, कुछ शोधार्थी ऐसे ही हों जो संभाल के रखें, क्योंकि कोई अमर नहीं है। 10 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे, और आखिर तो दुनिया से जाएंगे ही, और हर साहित्यकार और आलोचक जाता ही है। तो ये बात रचना के साथ साथ रचना के संरक्षण की जो डॉक्टर साहब ने कही है, वो एक गंभीर बात है। और क्योंकि वो इस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, तो ये उनको आभास हुआ। खुद मैं जब दलित पत्रकारिता पर आज से 30-35 साल पहले जब काम करने निकला था, तो कहीं पुस्तकालयों में पत्रिकाओं की कोई सूचना नहीं, कहीं कुछ नहीं, कैसे कैसे मुझे भागना पड़ा बार। वो तो बसंतपुर में कौशल्यावासन की, बॉम्बे में गया कितनी बार, और आरोप काम लेकिन जो मराठी के लोग थे उनसे मैं बहुत सारी चीजें लाया। फिर घर में यहाँ एक चीज पता करती, फिर भी मैं 300 पत्र ढूंढने में सफल हुआ वो जमाने। तो ये समस्या है। अब इतने समर्पण के साथ हर शोधार्थी आ जाएगा, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन संरक्षण की समस्या है। इसका क्या आप खुद रहे नहीं, दोहराव की समस्या आप कह रहे हैं, दोहराव वो, हाँ कुछ मुझे कई बार लगता है। मैंने देखा कि जैसे जयप्रकाश कर्दम ने कहानी लिखी जो घर की समस्या पर, तो मैंने देखा एक और मुझे पिता ने कहानी लिखी और फिर उनके समर्थकों ने बहुत ज़्यादा उसका प्रचार किया। तो ऐसा भी लोग करते हैं। विषयों की विभिन्नता आनी चाहिए, समस्याएं खत्म नहीं हो गई हैं। अपने ही अनुभव देखेंगे तो एकदम आपको अलग मिल जाएंगे। हर दिन जो है आपके सामने चुनौती है, तो इससे बचें, नई नई चीज़ें लाएं, तो मैं समझता हूँ कि
दोहराव बच सकता है, दोहराव से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है। लेकिन ये जो जल्दबाजी है कि समर्पण कम है और उपलब्धि की इच्छा बहुत ज़्यादा। 10 साल भी तक साइट पर काम नहीं किया और उन्होंने कहा कि मुझे शिवराज सिंह चौहान को धकेलना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को धकेलना है और उनको धकेलना है, उनके आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई मील का पत्थर हूँ, अपने आप आदमी की प्रासंगिकता जो है इतिहास में होती रहती है, लेकिन ये नहीं है कि मैं कीमत चुकाए बगैर वो चीज़ हासिल करूँ। ये कुर्बानी का क्षेत्र है, कुछ देने का क्षेत्र है और श्रम के रूप में ही आपसे मांगा जाता है। ये नहीं है देने को आपने खरीदना। ईमानदारी से रिसर्च होगी, ईमानदारी से काम होगा, ईमानदारी से मूल्यांकन होगा, तो मैं समझता हूँ इस आंदोलन को बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हमारा उद्देश्य भी सफल होगा। धन्यवाद। दोहराव वाले सवाल पर जो मैं जिस तरह से सवाल ये पेश करता हूँ, मुझे लगा मुझे कुछ कहना चाहिए। मैंने लॉजी से कहा ये भी तो कुछ बोलने दी। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि कितनी आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, कितना दोहराव हो रहा है, कोई आत्मकथा पढ़ी है आपने, ऐसा मैं प्रश्न करता। मालूम होता है कोई आत्मकथा पढ़ी नहीं, सुन करके पढ़ लिया किसी पत्रिका में कि एक आत्मकथा और आ गई। हाँ, कितनी आत्मकथाएं आ रही, कोई भी आत्मकथा उसमें दोहराव नहीं है किसी भी आत्मकथा में। और इतने सारे समुदाय बचे हैं जहाँ से अभी तक एक भी आत्मकथा नहीं आई है। इतने सारे समुदाय बचे हुए हैं, कुछ ही समुदायों से, जाति समुदायों से आत्मकथाएं आई। आत्मकथा मतलब कि उस समुदाय का सांस्कृतिक इतिहास, सिर्फ वो व्यक्ति का इतिहास नहीं है, व्यक्ति के विकास यात्रा की जानकारी नहीं है कि कैसे में पला बढ़ाव कैसे, उसमें पूरे समुदाय की स्मृति जो कलेक्टिव मेमोरी है वो उसमें शामिल होती है। तो कहीं कोई दोहराव नहीं है। नामसा की आत्मकथा है, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कहें कि खड़ी बोली और ब्रजभाषा से कितनी आत्मकथाएं हैं, लेकिन कहीं कोई चीज मिलती नहीं है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर व्यक्ति का लेखन अद्वितीय है। लेकिन ये समाज जो दोहराव की बात कर रहा है, वो तो दोहराव में जीने का आदी है। वाल्मीकि ने लिखी रामायण है और उसके बाद में कितनी रामायण लिखी गई, गिनती कर सकते हैं आप? नहीं गिनती कर सकते। वही रामलीला हर साल चली जाती है। कभी किसी ने कहा कि ये दोहराव क्यों हो रहा है, रामलीला के बजाय कोई और लीला करेंगे, लेकिन रामलीला ही होती है, वही कथाएं, वही पात्र, वही संवाद। वो कम से कम ये समाज दोहराव वाला प्रश्न उठाने के लिए पात्रता नहीं रखता, एलिजिबल नहीं है। जो एक ही कथा को बार बार नए ढंग से बोलता रहता है, कहता रहता है। नयापन कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। उस तुलसीदास के रामायण में एक प्रसंग आता है कि कितनी राम कथाएं हैं, तो उसमें आता है कि एक बार शिव ने गिनती करने की कोशिश की और मालूम हुआ कि 700 करोड़ तक वो गए। उसके बाद में कहा नहीं और गिनती में नहीं कर सकता। हाँ, रामायण पत्तों के पास तो उसमें अगर वहाँ दोहराव है और वो दोहराव मान्य है, तो यहाँ तो दोहराव है ही नहीं, कोई दोहराव नहीं। बस दूसरी चीज यह है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि जो हाशिए का समाज है, उनके जो लोग हैं, रचनात्मक लोग हैं, माने कि विद्वान और विदुषियाँ हैं, वो गैर दलितों के लेखन में आते रहें। उनका अलग से संग्रह, उनका अलग से अध्ययन होना चाहिए। जैसे कि सलाम कहानी है, सलाम कहानी में कमल उपाध्याय हैं। कमल उपाध्याय की तरह ढेर सारे कहें कि गैर दलित पात्र दलित रचनाओं में आते हैं, उनका अलग से अध्ययन, ऐसे पात्रों का अलग से अध्ययन होना चाहिए। वैसे वहाँ पर अब आदिवासी प्रश्न मुझे लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्त्री प्रश्नों और LGBT का सवाल उठाया आपने। आदिवासी सवाल मान लीजिए ले लीजिए, वो उनकी जो रचनात्मकता की जो धारा कहाँ से शुरू होती है। पहला आदिवासी कौन है जो साहित्य में आया? मालूम होता है कि जो बौद्धों की परंपरा में माने महायान है, हीनयान है, महायान है, उसके बाद में फिर सहजयान, सहजयानियों का
एक जो सिद्धों की एक 84 सिद्धों की एक कहें कि एक वो बनी, एक सूची आई और अखिल भारतीय सूची है वो। उसमें एक दूसरा नाम जो है सरापा के बाद में शबरपा। शबर एक जात है, आदिवासी जाति। शबर नाम के कोई कवि थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कोई व्यक्ति शबर हो गया था, जैसे सरह जो है लुहार, वो राहुल भद्र नहीं थे। राहुल भद्र थे कुछ और जन्मना, बाद में बौद्ध हो गए थे और बाद में उन्होंने लोहे का काम अपना लिया था, तो उसमें चला गया। ऐसे ही शबरपा, लेकिन एक नाम मिलता है, रचनात्मकता आदिवासियों की वहाँ मिलती है। उससे पहले तो 8वीं शताब्दी के हैं शबरपा। उससे पहले आप देखेंगे किरातार्जुनियम, किरात नाम की एक जाति। उस किरात नाम जाति से एक व्यक्ति युद्ध करता है अर्जुन से। महाभारत तक मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारी रामायण महाभारत मिलेंगे, लेकिन जो लौकिक साहित्य है उसके बाद वाला वहाँ, उसमें शुरू में एक कोई बनेचर है जो युधिष्ठिर जिसको भेजते हैं कि जाओ जरा हस्तिनापुर यानी कि दिल्ली का हाल चाल देख करके आओ कि दुर्योधन क्या कर रहा है। लौट करके जिस भाषा में बताता है दिल्ली का हाल, दिल्ली की न्याय व्यवस्था, ये 7वीं शताब्दी का महाकाव्य है किरातार्जुनियम। मालूम होता है कि कितनी गहरी समझ है राजनीति की उस आदिवासी की। और वो आदिवासी बताता है कि आप तो मुझे मानते हैं जंगल में रहने वाला एक जंगली प्राणी, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं होगी, कोई रचनात्मकता नहीं होगी। रचनात्मकता भरपूर है। एक प्रश्न उठाया था, बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है रणेंद्र का, वो उन्होंने लिखा था ये इस पर रेणु पर। उसको देखिए, उसमें कहा है, उन्होंने एक आरोप लगाया है रेणु पर कि रेणु जिस तरह से रमते हैं गैर आदिवासी पात्रों में, आदिवासियों का नामोल्लेख करके छोड़ देते हैं। उसमें रमे नहीं, संथालों का उल्लेख आया है, उसमें रमे नहीं, ये उनका आरोप है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक थोड़ा अत्याचार हो गया है, थोड़ा कहें कि मुरव्वत से नहीं देखा है उन्होंने। रेणु का जो उद्देश्य था, यद्यपि मैं कोई रेणु की तरफ से सफाई देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन क्योंकि आदिवासी प्रसंग वहाँ पर है और महत्वपूर्ण प्रसंग है, किस तरह से आदिवासियों से बंजर खेत ठीक करवाया गया और फिर वो उस खेत से बेदखली, जबकि नियम यह है कि वो 2 फसल पैदा करेंगे, वो फसल लेकर के जाएंगे, तब उनको वहाँ से विदा किया जाएगा। लेकिन वो करते नहीं, हम मार करके भगा देते हैं, है ना। ये चाहते हैं जिस दिन देश आज़ाद हुआ है और उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में उत्सव का माहौल है, उसी दिन न्यायालय से निर्णय आता है कि इन आदिवासियों को, संथालों को आजीवन कारावास हो गया है। आज़ादी के दिन का ये रेणु की जो विजन है कि आज़ाद भारत कैसा होने जा रहा है आदिवासियों के लिए, वो मुझे लगता है वो मूल्यवान चीज़ है। बाकी नाम से के साथ वो नहीं आए हैं, वो भी मुझे लगता है कि इसको नकारना ठीक नहीं है। जो रणेंद्र का प्रश्न है अपनी जगह पर है। बस सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि गैर आदिवासियों, गैर दलितों, गैर स्त्रियों के यहाँ जो स्त्री पात्र हैं, दलित पात्र हैं, आदिवासी पात्र हैं, ये जो आए हैं, यह भी हमारे अध्ययन का, अगर हम रचनात्मकता को जानने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी एक आयाम, एक खिड़की खुलती है। हमको इशारा हो रहा है कि हम करेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में कुछ बात करेंगे। एक तो ये जो दोहराव की बात हो रही थी, 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया नागपुर में, उसकी रिपोर्ट है वाक़या। उसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने संस्मरण लिखें। तो उसमें एक महिला ने पूछा कि वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी तो शिक्षा कोई 5 पास है, कोई 2 पास है, कोई 8 पास है, और कुछ तो बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बोलिए, आपके बच्चे लिखेंगे, कोई और लिखेगा, लेकिन लिखिए अपने अनुभव दर्ज जरूर कराइए। तो क्या वो ये सोच के कह रहे थे कि सब एक बात लिखेंगे? नहीं, वो कह रहे थे सब तरफ से अनुभव आएंगे तो हमारे पास अनुभवों का एक भंडार होगा। एक लेखक हैं
उनका नाम है भालचंद्र निम्बाड़े। हिंदू उपन्यास लिखा है, आप सब जानते होंगे, ज्ञानपीठ में लाया उन्होंने। 2009 में वो मेरे साथ एडवांस स्टडी में थे, फेलो था मैं भी, और वो नेशनल फेलो थे। तो उन्होंने मुझे बात बताई कि उन्होंने कहा कि मैंने ढूंढा है करीब 200 महिलाओं ने आत्मकथाएं संस्मरण लिखे, बच्चों से लिखवाए और अपने पैसे से छपवाए। ये अलग बात है कि बहुत चर्चित नहीं हुए, लेकिन उनमें अलग अलग जो अनुभव मिलते हैं उससे एक तस्वीर समाज के सामने आती है। तो इसलिए वैसे भी कोई अनुभव दूसरे से मिलता नहीं है, हर एक के अपने अपने अनुभव हैं। हाँ, परिवेश से एक हो सकता है, अस्पृश्यता के है, लेकिन उसके फिर भी रूप अलग अलग आएंगे। तो इसलिए जो है ये कहना कि दोहराव है। मैं एक छोटा एक उदाहरण देता हूँ। मैंने एक संस्मरण लिखा था, उसका शीर्षक था ब्राह्मण की रसोई का स्वाद, और ये वाक में पटवारी साहब जब वो संपादन करते थे, वाक में आत्मकथा के दूसरे से मैं हूँ। उसमें एक पात्र है विनोद, उसका कोई नाम नहीं बदला है, और वो मेरा साथी था। जब मैं पढ़ता था चंद्रोसी में, वो MSc कर रहा था और मैं MA कर रहा था। मेरी दोस्ती थी और वो अपनी शादी में मुझे ले गया। बहुत लंबा विस्तार मैं छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद वो अपने घर ले गया बारात के साथ ही कि मैं एक शाम को घर चलो, फिर उसके बाद। तो जब उसने के रसोई में जब खाना खाया तो उसके फूफा को यह पता चला कि ये जो इसका दोस्त है वो कुत्ती जाति का। तो रात के 11-12 बजे ही बेइज्जत करके मुझे वहां से निकाला गया। उसके ताऊ एक कवि थे, उन्होंने कोशिश की कि मुझे रोके, वो अपने घर ले गए तो उनका दरवाजा भी तोड़ा गया, खटखटाया गया। वो सारा लेटर लिखा है। विनोद जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, और हालात आप समझ रहे हैं। तो इसलिए अनुभव इकारे नहीं है, अनुभवों में विविधता है, रचनात्मकता में विविधता है। जितना समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, और फिर कभी बात करें। अनुभव का दोहराव नहीं होता। बजरंग सर ने कहा कि इतने छिद्र बाकी जहाँ से अनुभव आने बाकी हैं और आने चाहिए। ये सेशन ऐसा है और दोनों लोग मंच पर ऐसे हैं कि इतने सवाल हमारे पास हैं, इतने सवाल हम पूछ सकते हैं अभी, और लोगों को जवाब दे सकते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन समय की सीमा है। और मैं रचयिता से आग्रह करूँगा कि फिर किसी दिन कोई एक लंबा कार्यक्रम इसी पैनल के साथ रखा जाए, ताकि हम कुछ और सवाल की चर्चा कर सकें। लेकिन आगे का कार्यक्रम भी होना है, इसलिए इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन किसी और सेशन में एक दो सवाल बस, कोई भी एक साथी कोशिश करिए दोहराव ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा मानना है कि अगर सरकार और सिस्टम से सवाल पूछना प्रगतिशीलता है, तो प्रगतिशील लोगों से सवाल न करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इस पूरे डिस्कशन में एक मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी, आत्मकथा। उसको एक्चुअली मैं आत्मकथा में नहीं समझता हूँ, एक तरह की नाराजगी है दलितों में। जब हम इतिहास समझते हैं किसी भी साहित्य का, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी जगह का हो, लेकिन उसमें दलित सवाल कहाँ पे है? सवाल मेरा ये है कि जब हम दलित की साहित्य की बात करते हैं, प्रेमचंद से मेरा मतलब सवाल है कि एक तरफ प्रेमचंद को लाया जाता है, दूसरी तरफ जो और दलित स्कॉलर्स हैं, दलित राइटर हैं, जैसे बेचैन सर हो गए, वाल्मीकि सर हो गए, या उसके पहले अम्बेडकर थे, या जितने भी हैं हमारे दलित बहुजन मार्जिनाइज सेक्शन की, उनके इतिहास को गेटवाइजेशन कर दिया जाता है। और दूसरी बात मेरी ये है कि दलितों के इतिहास को समझने के लिए दलित स्कॉलर ने बहुत काम किया है। हमें किसी सवर्ण के लिखे हुए दलित के सवाल पे या उसके काम पे से दलितों को नहीं समझना है। किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल दोनों सबसे है। मैं आपसे सवाल को छोटा रखिए, कंप्लीट करने वाला हूँ, साथ ही समय कम है। तो सर मेरा ये सवाल है कि दलितों पे तो बहुत रिसर्च हो गई, बहुत शोध हो गए, क्या ऐसे रिसर्च समन्वित होंगे कि कैसे हमने दलितों के इतिहास को खत्म किया है? अगले कोई साथी सवाल पूछे तो टिप्पणी ना करें प्लीज।
सवाल छोटा रखें, फ्रेम करके रखें। सर जवाब जिस हेटवाइजेशन की आपने बात की कि एक गोष्ठीकरण कर दिया जाता है, देखिए दो चीज़ें हैं। जब आप आदिवासी साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें आदिवासियों के लिखे हुए को पढ़ते हैं। वो घेटो बनाने का काम नहीं है। आप छायावादी साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें छायावादी कवियों को ही पढ़ेंगे। उसमें ये नहीं कहेंगे कि भाई ये क्यों घेटवाइजेशन कर रहे हैं, मखाना चतुर्वेदी क्यों उसमें क्यों नहीं ला रहे हैं। जो कोर्स बनाते हैं हम लोग, कोर्स कमेटियों में रहते हैं, तो जब दलित साहित्य का मामला आता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन दलित साहित्यकार है, उसी को रखते हैं। ये तकनीकी ज़रूरत है, तकनीकी मजबूरी है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि किन किन लोगों ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध लिखा, तो उसमें सबको रखा जाता है। ये दोनों विवेक होना चाहिए। जी छोटा सवाल रखिएगा। वैसे मेरा सवाल बेचैन सर से था। मेरा सवाल ये है कि अगर ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, विवाद में रहते हुए एक दलित ही अगर दूसरे दलित महिला की अस्मिता पे सवाल खड़े कर दे तो उसे कैसे देखा जाए और ऐसी परिस्थितियों से कैसे मतलब निकला जाएगा, उसे कैसे संभाला जाए? असल में ये सवाल भी मेरी तरफ से था कि सवाल पूछा जाएगा, पर समय अभाव से पूछा जाएगा। तो कोई और साथी अगर बजरंग सवाल पूछना चाहेगा। शुक्रिया मौका देने के लिए। मेरा बजरंग सर से ही प्रश्न है। जैसे कि दलित साहित्य जो है अपनी पीड़ा और एपिसोड के द्वारा उन तक लिखा जाता रहा और सब लोग पढ़ रहे हैं, चर्चाएं भी कर रही हैं। मेरा ये सवाल है आपसे कि जो पूर्वी समाज है, जो पूर्व दिशा में रहता है, जब वो इस साहित्य को पढ़ता है, दक्षिण टूला से जा रहा है या स्त्रियों से जा रहा है, जहाँ से भी जा रहा है, वंचितों का जो साहित्य है, तो उस पर क्या असर पड़ता है और ये सही दिशा में जा रहा है या फिर कोई दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे वंचित वर्ग को, और वो क्या रास्ते हो सकते हैं? जो बजरंग सर से मेरा प्रश्न उससे पूछा है। देखिए, जो जिनके हित कहें कि जुड़े हुए हैं सिस्टम के साथ, ये सिस्टम बना रहे, उसी में उनका हित है। मान लीजिए लैंड रिफॉर्म का सवाल है, किसी दलित लेखक ने ये मुद्दा उठाया कि जमीन का पुनर्वितरण होना चाहिए, लेकिन जो जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं वो उसको कैसे लेंगे? कोई सहानुभूति, कोई सहृदयता नहीं होगी। इस बात को मानिए, क्योंकि उनके हित जुड़े हुए हैं। पूरब में रहने वाले लोग हैं, अगर उनको ये लगे कि हम तो लगना क्या है पढ़ करके कि हम तो मतलब बराबरी के स्तर पर आ जाएंगे, अभी तक अपने को ऊंचा मानते हैं, वो कोई सहयोग के भाव से, कोई कहें कि उसको रिसीव करने के उदार होकर के नहीं करेंगे। इसको मान कर चलिए, ये वहाँ से कोई उदारता नहीं मिलने वाली है। हाँ, एक दो लोग मिल जाएंगे जिसमें नैतिक बोध जग गया है और वो मानते हैं कि सब मनुष्यों को बराबर होना चाहिए। उतना भर ही है जो जब मनुस्मृति को कहे कि जलाने का प्रस्ताव रखा था, एक कोई सहस्त्रबुद्धे नाम के व्यक्ति थे, बाबा साहब के दोस्त थे और पूना के ही ब्राह्मण थे, और उस बात को उन्होंने समझा। ये चीज़ उनको ध्यान में आई बाबा साहब को, लेकिन उन्होंने तुरंत नहीं दिया कि हाँ भाई जला दिया जाए। कहा एक दिन का मौका दीजिए, मैं जरा सोचूं। अगले दिन कहा कि ठीक है, हो सकता है। इसको सेकंड कौन करता है? तो सेकंड करने के लिए जाटो समुदाय के एक राजभोज साहब आए, उन्होंने उसका समर्थन किया, उस प्रस्ताव का। फिर एक बैरागी के हाथों आग लगाई। उन्होंने कहा कि ये जो बदलाव होगा, बदलाव में सबको साझीदार होना है। एक सिंबल है, मनुस्मृति का दहन एक सिंबल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सबको उसमें शामिल होना है। ये पद्धति है। 1922 या 23 में रसेल साहब की, बर्टन रसेल जो दार्शनिक थे, उनकी किताब आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत। उसमें उसकी समीक्षा लिखी थी किताब आते ही बाबा साहब ने। बहुत सचेत व्यक्ति थे, दुनिया में कहाँ कौन सी छप रही है सब पर उनकी निगाह रहती थी। उसमें यह कहा था कि सामाजिक बदलाव
सभी सामाजिक घटकों की भागीदारी से ही संभव है। इसकी कोशिश करनी चाहिए कि सबकी भागीदारी बदलाव में, जैसा कह रहे थे बेचैन जी कि ये कोई ठेका नहीं है कि सिर्फ एक लिखेगा वो सब पढ़ेगा, सबको पढ़ना है, लेकिन ये आप समझ के चलिए कि उधर से कोई भरपूर समर्थन नहीं मिलने वाला है, इक्का दुक्का लोग ही सामने आते हैं। आपकी सवाल था, कोई सवाल नहीं, एक सवाल जो पूछा गया था शिवराज सर के लिए, ये दलित अकादमी क्षेत्र हम देखते हैं वो दलित व्यक्ति अगर दलित स्त्री के संबंध में कोई सवाल उठा देता है तो उसको हम किस तरह से देखेंगे? सर मेरा सवाल है। सर मेरा जब एक दलित पुरुष और एक दलित महिला की योग्यता और अस्मिता पे सवाल खड़ा करे तो उसे कैसे, इस सोच से कैसे लड़ा जाए? जब विभाग में एक शोधार्थी अगर ऐसा करे, शोधार्थी के साथ देखिए, या चाहे तो वो दलित हो या गैर दलित हो, वो महिला के पर प्रतिकूल टिप्पणी करता है तो अनुचित करता है। अगर समझाने से समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो कायदे कानून है? उसकी पिटाई करनी हो तो पिटाई की जाए, समझाया जाए तो समझाया जाए, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात है। लेकिन पहला काम उसको समझाने का है, उसको बोध कराने का है कि वो जो महिला है वो तुम्हारी तरह नागरिक है। जितना सम्मान तुम अपने को चाहते हो उतना सम्मान तुम्हें दूसरे को भी करना पड़ेगा। ये का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय दिया। मैं श्वेता का आभार व्यक्त करता हूँ कि मंच का संचालन करने का सवाल पूछने का अवसर दिया। बहुत सवाल है लेकिन समय अभाव है, नेक्स्ट हमारा तैयार कर रहे हैं आपके के साथ। धन्यवाद। एक सवाल माइक ला देना। बहुत संक्षिप्त रखिएगा। मेरा सवाल प्रोफेसर बेचैन सर से है कि सर ने जैसे कहा कि अम्बेडकरवादी सरकार ने भी साहित्य के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया, उसने मूर्तियों को जो है मतलब ज़्यादा तरजीह दी। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप मतलब मूर्तियों का समाजशास्त्र क्या है, जैसे आज राम मंदिर बन रहा है या और चीज़ें हो रही हैं, या जो धार्मिक मूर्तियाँ हैं और उसके बरक्स जो है एक जो अपने महापुरुष हैं जिनको आप जिससे आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, इसको अम्बेडकर, फूले पेरियार और सावित्रीबाई फूले की मूर्तियाँ बैठाना, वो कहाँ तक मतलब उस सरकार की अनुचित है? मतलब करने का मतलब ये है। और मूर्तियों का समाजशास्त्र क्या होता है, उससे दलित आइडेंटिटी में या उससे उसकी डिग्निटी में कौन सा मतलब गिराव आया या क्या उससे हुआ? समझ गया मैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे कहने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि मैं मूर्तियों का विरोध कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि विचार प्राथमिक है। बाबा साहब ने खुद भी मूर्तियों का विरोध किया है, समझ गए? मूर्ति स्थापनाओं का विरोध किया। यहाँ तक कि जब मेहता की मूर्ति लग रही थी बॉम्बे में, तो डॉक्टर अंबेडकर ने, जो मेहता थे उस समय के बहुत बड़े संपादक थे, तो उन्होंने कहा था कि मूर्तियां तो चौराहे पर जो है जानवर उस पर गंदगी करते हैं, अगर आपको उस व्यक्ति से प्रेरणा लेनी है तो एक लाइब्रेरी खोलिए उसके नाम की और उसमें एक तस्वीर लगा दीजिए। तो अब बाबा साहब की किताबों को आप बंद कर देंगे, उनकी रचनाएं घर घर नहीं पहुंचने देंगे, तस्वीर देखकर क्या सीखेगा व्यक्ति? वही जैसी पूजा पाठ होगा। अब आप तुलना कर रहे हैं दूसरे लोगों से, लेकिन जिनसे आप तुलना कर रहे हैं क्या वो केवल मंदिर ही बना रहे हैं? क्या वो आपके साहित्य और जो कर्म है साहित्य का, विश्वास का, वो नहीं चला रहे हैं? तो उनका काम वो भी तो साहित्य पर काम कर रहे हैं। तो आपको जागृति का साहित्य, लोकतंत्र का साहित्य आगे लाना पड़ेगा। तो ये मैंने स्पष्ट कहा कि मायावती साहित्य विरोधी है। मैं बार बार कहूँगा, मुंह पर भी कह दूंगा, वो लिखना होता नहीं है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत
दोनों वक्ता के विचारों से हम सभी विद्यार्थी और विद्यार्थी निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत आभार सर।